पूर्व सांसद श्री R.K. सिन्हा जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री और बिहारी माथुर जी, श्री MC अस्थाना जी, मधुकर सक्सेना जी, अन्य सभी उपस्थित गणमान्य जन, मीडिया के मेरे साथी, आज का विषय देखने के पश्चात लगता है सरल तो दिखाई पड़ता है, लेकिन बड़ा ही गंभीर विषय है। और उसमें इस बात को व्यक्त करने की कोशिश की गई है कि कायस्थ समाज का राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत कैसा योगदान रहा है। मैं समझता हूं कि जिस ढंग से आपके सामने फिल्म प्रस्तुत की गई, उससे स्वयं हमें अंदाजा लगाया होगा कि कायस्थ समाज के अंदर जिन्होंने जन्म लिया बड़े स्वाभिमान से युक्त थे, जिनके अंदर नेतृत्व करने का सामर्थ्य था, जो संवेदनशील भी थे, शौर्यवान भी थे, जो साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी विशेषता दर्शाई, वहीं युद्ध के क्षेत्र में भी अपना एक विशेष महात्म्य स्थापित किया। सुभाष चंद्र बोस का नाम है विशेष रूप से लेना। आजादी की लड़ाई के दौरान सेना के माध्यम से ही हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं, और इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें तुम खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। ये सारा दृश्य आप फिल्म के माध्यम से देखा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अनूप जी ने यहां सभी समाज के बंधुओं को बुलाया है, सभी समाज के प्रमुखों को आमंत्रित किया है, और सबसे बड़ी प्रसन्नता हुई यहां हमारे संत महापुरुषों को भी आमंत्रित किया है। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं। मैं कह रहा था कि शौर्य के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जिस तरीके से महेश योगी ने पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित किया, योग के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास तो किया ही, साथ ही साथ वैदिक संस्कृत को जिस तरीके से विश्व के अनेक देशों में इस ढंग से प्रचारित किया कि लोगों को लगने लगा कि हमें वैदिक संस्कृत पढ़नी चाहिए, हमें वेद का अध्ययन करना चाहिए। वेद और विज्ञान, इसका बड़ा अच्छा सामंजस्य है। वेद के माध्यम से विज्ञान के बारे में हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं कह सकता हूं इस पर वो कोई समझौता नहीं करते थे। संस्कारों और संस्कृत के मामले में, संस्कृत और संस्कार ये माता के दूध के समान हो गए। जिस तरह से मां का दूध बच्चे की रग रग में प्रविष्ट करके उसको सबल बनाता है, मानसिक और शारीरिक दृष्टिया उसको सक्षम बनाता है, उसी तरीके से संस्कार और संस्कृति ये दूध के रूप में आम जन के अंदर विद्यमान होकर उसको उस संस्कृति के प्रति, उस देश के भक्ति के प्रति स्वयं इस तरीके से जागृत करती है, जिससे उसके कार्य करने की दिशा में किसी प्रकार का विचलन न हो सके। इस प्रकार की बात महेश योगी के साथ बात करने के बाद सामने आती थी, और वो कहते हैं कि ये संस्कार और संस्कृति ये बहुत आवश्यक है, और इसी संस्कार और संस्कृति के माध्यम से चाहे कायस्थ
में कायस्थ परिवार में जन्म लेने वाले लोग रहे, महापुरुष रहे होंगे, चाहे किसी भी संगठन के परिवार में जन्म लेने वाले महापुरुष होंगे, ये सभी महापुरुषों के अंदर यह संस्कार और संस्कृति का दूध इस तरीके से आत्मसात था कि वो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार कार्यशील रहे। उन पे कार्य करने की निरंतरता लगातार बनी रही, उसको कोई रोक नहीं पाया और सभी लोगों ने मिलकर के देश को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में महेश योगी जी ने, सामाजिक क्षेत्र में स्वयं आपने देखा होगा जब देश के अंदर भ्रष्टाचारण का स्वरूप निर्माण हुआ था, उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपनी आवाज बुलंद की थी और उन्होंने कहा था कि हमारे सामने से भ्रष्टाचार विलुप्त होना चाहिए। और उन्होंने नौजवानों की अगुवाई की। उन्होंने कहा कि हम 75 वर्ष के नौजवान युवक हैं और 75 वर्ष के युवक के रूप में अपने को लोगों के सामने प्रतिष्ठापित करते हुए उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह अदृश्य था। वह वही कर सकता है जिसके अंदर संस्कार और संस्कृति की इस तरीके से छाप पड़ी हो कि सोचने की व्यापकता, चिंतन की व्यापकता, हृदय की विशालता और नेतृत्व करने की क्षमता जिसके अंदर होती है वही कर सकता है। और उन्होंने करके दिखा दिया। पूरे विश्व के अंदर लोगों को लगा कि जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण नाम का व्यक्तित्व ये सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, यह स्वरूप दर्शाया। तो सामाजिक क्षेत्र में भले ही राजनीति में रहे, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में ही उन्होंने काम करना ज्यादा उपयुक्त था। समय समय सामाजिक सेवा की दृष्टि से उन्होंने निरंतर कार्य किया। यह स्वरूप फिल्म के माध्यम से राम ने अनुभव किया। दिखने में बहुत छोटे लेकिन चिंतन में बड़े विशाल, देश के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति, देश के अंदर सभी वर्ग, सभी समाज के मन के अंदर स्वाभाविक रूप से सभी वर्गों के प्रति निष्ठा का भाव लोग रख सके, इस ढंग से प्रेरणा प्रदान करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व के बारे में कौन इसी तरह का प्रश्न देखने में सामान्य थे। वाराणसी के रहने वाले, रामनगर के रहने वाले, काशी विद्यापीठ के वो भी छात्र थे। हमारे थाना जी ने चर्चा की थी, लेकिन काशी विद्यापीठ जहां का मैं छात्र रहा हूं, शास्त्री जी छात्र ही थे। वहां ऐसे लोग थे, आचार्य नरेंद्र देव जी जिसकी वही चर्चा आपने किया, वो भी वहां है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री होने के पश्चात जब उनको लगा कि अमेरिका हमें चुनौती दे रहा है खाद्य के क्षेत्र में, तो उन्होंने जय किसान का नारा बुलंद किया था। जय किसान का नारा बुलंद करते हुए भारत के नागरिकों को कहा था कि एक वक्त का खाना बंद करो। सोमवार या मंगलवार को कहा था। और इससे जो बचत होगी, देश के लोगों का भरण पोषण होगा। लोगों ने स्वीकार किया उसको। और इतने नहीं, पाकिस्तान भारत के युद्ध के दौरान भी उन्होंने जिस साहस का परिचय किया था, मैं कह सकता हूं कि उस समय उन्होंने सभी प्रकार के लोगों के विचारों का सम्मान किया था। विचार विमर्श करने में उन्होंने कभी कमी नहीं दिखाई थी। स्वयं मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जिस राष्ट्रीय स्वयं संघ को उसके पहले के लोग, शासकीय प्रमुख लोग नकारते थे, स्वयं लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय राष्ट्रीय स्वयं संघ के सरसंघचालक पूज्य श्री गुरु जी को स्वयं आमंत्रित किया था। उनके साथ बैठकर विचार विमर्श किया था। तो उनको लगता था कि जो भी देश के हित के बारे में चिंतन करते हैं, जो देश हित के बारे में विचार करते हैं, सबके सामूहिक विचारों के प्रयास के आधार पर
हित का हम संरक्षण करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करेंगे। यह लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था और इसलिए उस समय आपको जानकारी होगी विजयश्री भारत की हुई थी। पाकिस्तान पर भारत ने विजय प्राप्त किया, लेकिन दुर्भाग्य रहा ताशकंद में उनकी असमय में मृत्यु हो गई। लेकिन उनका गुलाम क्या हिंदुस्तान नहीं विश्व करता है। अद्भुत निर्णय शक्ति के धनी लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो ये नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह की उनकी रही, ये कोई उसका जोड़ नहीं आपके सामने मिलेगा। तो इस क्षेत्र में भी जैसे आपने कहा कि सभी क्षेत्रों में कायस्थ परिवार में जन्मे हुए लोगों ने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से एक विशिष्ट प्रकार का छाप छोड़ा, तो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। साहित्यिक क्षेत्र में अभी हरवंश राय बच्चन जी का नाम लिया आपने, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम लिया, ये सामान्य लोग नहीं थे। साहित्यिक क्षेत्र में बड़ी प्रतिभा, कला के क्षेत्र में बहुत सारे नाम हैं, कितने नाम गिनाए जा सकते हैं। मेरा कहना केवल इतना ही मात्र है कि गिनाइए तो कहीं कमी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने विश्व को संबोधित कर लिया था अपनी केवल एक भाषण से, उनको भाषण करने का मौका नहीं दिया जा रहा था शिकागो में, और अंतिम वक्ता के रूप में रखा गया था। अंतिम वक्ता में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका जब उन्होंने कहा तो लोग पागल हो गए, केवल एक शब्द से पागल हो गए। जब शून्य पर उन्होंने प्रवचन किया है, शून्य पर, और शून्य को साबित कर दिया, यही प्रमाण है। उनके पीछे पागल होकर लोग दौड़ने लगे। पहले दिन तो इसलिए उनको सबसे पीछे बोलने का अवसर दिया गया कि अरे भारत क्या है, कैसा होगा, कैसे बोलेगा, इस उपेक्षा के भाव से उनको पीछे बोलने के लिए किया। लेकिन बाद में जो सभाएं होने लगी, इसलिए उनको सबसे बाद में बोलने के लिए कहा जाता था कि अगर पहले बोल देंगे तो सब लोग चले जाएंगे, इसलिए इनको बाद में बोलने का अवसर देना चाहिए। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, चतुर्दिक प्रतिभा के धनी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपना विशेष स्थान स्थापित किए। और वो तो कहते थे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वो कहते थे शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के अंदर के आत्मविश्वास को जागृत कर सके। व्यक्ति के अंदर के आत्मविश्वास को जो शिक्षा जागृत करती है वही वास्तविक शिक्षा होती है। और जब आत्मविश्वास जागृत होता है तो व्यक्ति कभी भी अपने अंदर हिम्मत की प्रवृत्ति को स्थान नहीं देता है, इंफियादी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं महसूस करता है, और उसके अंदर अनंत शक्ति का जागरण होता है। आत्मशक्ति ही जो आत्मविश्वास ही अनंत शक्ति का जागरण करती है। स्वामी विवेकानंद इसको बराबर युवकों के बीच में कहते थे, युवकों को प्रेरित करते थे, प्राप्त बरानी वो सब, उठो जगो, उस समय तक चलते रहो जब तक तुम्हारी मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। तो वेद के इस बात को चलेंगे चलते रहो, बढ़ते रहो, आगे चलो। विवेकानंद जी का वाक्य केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए अनुकरणीय वाक्य था। अब ये महापुरुष जी का मैं नाम लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति हिंदुस्तान के, सरल स्वभाव वाले लेकिन अद्भुत प्रकार की विद्वता के धनी, ऐसे व्यक्ति थे। हमारे सिन्हा जी ने कहा कि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी भोजपुरी में बोलते थे, कोई मिलता था तो भोजपुरी में बात करते थे। अपने देश का एक बड़ा काम कैसा हाल चल रहा है ये पूछते थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद
ये इस प्रकार के लोग निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने में जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया है, ये सामान्य नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है, एक कायस्थ परिवार में पैदा हुए ऐसे लोग संस्कार और संस्कृति और संस्कार से आप्लावित होकर कुशल नेतृत्व को जिन्होंने प्रदान किया और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, साथ ही साथ विभिन्न समाज के अंदर भी ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन महापुरुषों ने देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। ऐसे मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, मैं महापुरुषों के बीच में किसी की तुलना नहीं करता हूं, क्योंकि महापुरुषों की तुलना करना ये ठीक नहीं है। सबके अंदर विशिष्ट गुण होते हैं, विशिष्ट गुणों की क्या तुलना है? किसी के अंदर किसी प्रकार का विशिष्ट गुण है, किसी के अंदर किसी प्रकार का विशिष्ट गुण है। उन विशिष्ट गुणों के आधार पर वो महापुरुष बनते हैं, लोगों के लिए आदर्श बनते हैं, और आदर्श बनते हुए उनके जीवन से लोग प्रेरणा प्राप्त कर सके, वैसा स्वरूप को निर्धारित करते हैं। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहूंगा, कायस्थ समाज परिवार के अंदर पैदा हुए जन, वो भले ही कायस्थ परिवार के रहे होंगे, लेकिन उनके मन के अंदर कभी ये भाव नहीं पैदा हुआ कि हम एक विशेष जाति थे। उनके अंदर तो भाव पैदा हुआ, हम भारत के सम्मानित और अभिमानी नागरिक हैं, हमें भारत को आगे बढ़ाना है, भारत के सर्व समाज को जोड़ना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी को सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है, निरोग रखना है। ऐसे लोगों को हमें आगे बढ़ाना है, ये विचार था और इसका परिणाम था कि सामूहिक रूप से मिलकर के सब समाज के लोग देश को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। आज कायस्थ समाज का एक जनरल सभा है, जनरल सभा में हम बैठेंगे और जनरल सभा में बैठकर ठीक है, हम विचार कर रहे हैं कायस्थ समाज का योगदान रहा, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन मूल भाव को ध्यान में रखते हुए कायस्थ समाज ने देश के निर्माण को आगे बढ़ाने, देश के निर्माण के अंदर योगदान प्रदान करने में सक्षम और सफल भूमिका का निर्वहन किया है। तो कैसे किया? सभी लोगों को साथ में लेके किया, सभी लोगों को जोड़ करके किया, अकेले नहीं। केवल मैं श्रेय ले लूं, इस भावना से नहीं किया है, हम सब लोग मिलकर के किए हैं, इस भावना से किया है। जब हम सब लोगों ने मिलकर किया है तो समाज के सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके चलेंगे, इससे सभी का कल्याण होगा। एक भाव रखते हुए कार्य किया। मैं समझता हूँ इसी मूल भाव को ध्यान में रखकर श्रीमान अनूप बर्तैया जी ने आज सभी समाज के बंधुओं को बुलाया है, यहाँ सभी समाज के बंधु आए हैं। मैं ऐसी सभी समाज के बंधुओं को प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने महासभा की जनरल सभा में उपस्थित होने में कोई संकोच नहीं किया, स्वीकार कर लिया। यह निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। यह पूरे समाज को एक सूत्रबद्ध करने में सफलीभूत होगा। और इसलिए कायस्थ समाज जहां अपने माध्यम से देश को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयत्नशील है, वहीं इस मूल भाव को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्र का निर्माण सभी समाजों को साथ में जोड़कर ही हो सकता है। राष्ट्र के बारे में इस बताया कोई भौगोल का टुकड़ा नहीं है। राष्ट्र के अंदर रहने वाले विभिन्न समाज, विभिन्न वर्ग के लोग, वे वहां की सभ्यता, वहां की संस्कृति, वहां की परंपरा, ये सारी चीजें मिलकर, वहां का चिंतन, वहां का इतिहास, ये सारी चीजें मिलकर राष्ट्र बनाता है। राष्ट्र एक भावनात्मक स्वरूप है। आंख मूंदे और दिखाई पड़े, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, ये पूरा भारत एक है। और भारत में ये तो भौगोलिक एकता हो गई, लेकिन भारत में रहने वाला जो जनमानस है, उस जनमानस के प्राण के रूप जो संस्कृति है, वो संस्कृति प्रवाहित हो रही है, और संस्कृति के प्रवाह के कारण इसकी एकात्मता बनी हुई है। यह स्वरूप जो मिलकर आता है तो यह राष्ट्र कहलाता है। इसलिए भारत का राष्ट्र है।
इस राष्ट्रीय एकता और एकात्मता के स्वरूप को जागृत करने के लिए विभिन्न समाज के महापुरुषों ने कार्य किया है। कायस्थ परिवार के अंतर्गत महापुरुषों ने भी कार्य किया है। इस सब ने सबको जोड़कर काम किया है और नेतृत्व प्रदान किया है। यह स्वरूप हमारा बना है। यह संगठन, यह सभा अगर इस दिशा में सोचकर कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हमारा नाम है कायस्थ। हाँ, कायस्थ होना या किसी परिवार में पैदा होना, जैसे मैं ब्राह्मण हूं, तब से किसी ने पूछा कर रहा कि आप ब्राह्मण? हाँ, ब्राह्मण हूं, लेकिन ब्राह्मणवादी नहीं हूं। ब्राह्मणवादी हूं। ब्राह्मण परिवार में पैदा होना गर्व है, मुझे अभिमान है। इस तरह से कायस्थ परिवार में पैदा होना गर्व है, अभिमान है, लेकिन वादी नहीं होना। वादी मतलब अरे ये तो ब्राह्मण है और ये कायस्थ है, ये तो भेद पैदा करता है। ये वादी भेद पैदा करता है। इस परिवार में हम पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी सकारात्मक सोच है। हमारी सोच है कि इस परिवार में भले ही पैदा हुए होंगे, लेकिन हमारे पास चाहे एससी के हो, चाहे एसटी हो, चाहे किसी वर्ग बिरादरी के हो, ये सब हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं। अगर इस प्रकार की भावना को लेकर आगे हम चलते हैं और चलते हैं, सबके कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, तब कहा जाएगा, तो हमारी वो चिंतन को जो स्वरूप एक दिशा मिली है, जिसमें कहा है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा ही हमारा परिवार है। वसुधा में केवल मनुष्य नहीं है, ये जीव कंदराएं भी है, नदियां भी है, कीड़े मकोड़े भी है, ये सब हमारे परिवार के अंग हैं। बहुत बड़ी घोषणा की गई और इसलिए इस प्रकार के व्यापक हृदय की विशालता और मस्तिष्क का व्यापक चिंतन, ये दोनों चीजें अगर हमारे अंदर विद्यमान होती हैं, तो निश्चित रूप से हम सबको समाहित करके चल सकते हैं। सबको एक परिवार के रूप में हम देख सकते हैं। और जब सबको एक परिवार के रूप में देखेंगे, एकता और एक सूत्रबद्धता का स्वरूप निर्माण करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कभी भी हमारे अंदर कोई उंगली भी नहीं घुसा सकता, कोई किसी बात से हमारे अंदर टूटन नहीं पैदा कर सकता। और एक एकताबद्ध ये भारत पूरे विश्व के अंदर ऐसा स्वरूप का दर्शन करा सकता है कि पूरे विश्व के देश ये अनुभव करें, भारत एक महाशक्ति के रूप में बढ़ा है और भारत सबका मार्गदर्शन कर सकता है। और फिर से भारत दुनिया का विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है। ये आपने पहल की है, अनुबर्तिया ने पहल की है, इस पहल को और आगे बढ़ाएं, यही शुभकामना व्यक्त करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।